हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं आज के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में बढ़ते हम लोग काफी आगे आ गए हैं और हम लोग डिस्कस जो कर रहे हैं इस टाइम वो कर रहे हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, जिसका टाइम पीरियड है 1830 1830 से लेकर 1848 1848 तक, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। हम लोगों ने इसकी स्टार्टिंग देखी जुलाई रेवोल्यूशन से। ये स्टार्टिंग होती है इसकी जुलाई रेवोल्यूशन से फ्रांस में, जिसका रिजल्ट क्या निकल के आता है कि बर्बन डायनेस्टी जो है किसके वियना कांग्रेस के बाद रीस्टोर की गई थी, उसको दोबारा से लिबरल नेशनलिस्ट ने उखाड़ के फेंक दिया। और क्या लेके आ गए उसकी जगह पर वो लोग लेके आ गए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि जो राजा होगा अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करेगा। और उसका हेड किसको बनाया गया? उसका हेड बनाया गया लुई फिलिप को। यहां तक सबको याद है। इसके अलावा ये चिंगारी जब आगे बढ़ी तो बेल्जियम जो है वो किससे अलग हो गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से जो है बेल्जियम अलग हो गया और उसने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री अनाउंस कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़े ग्रीस की तरफ और ग्रीस में इंडिपेंडेंट वॉर हुई, जिसका रिजल्ट क्या निकल के आया कि कॉन्स्टेंटिनोपल की क्या हुई? संधि हुई, ट्रिटी हुई 1832 में। और उसके बाद जो है ग्रीस भी इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइज कर लिया गया, उसको भी एक इंडिपेंडेंट नेशन मान लिया गया। तो इस तरीके के हम लोगों ने वॉर देखे। अब हम लोगों ने आगे ये चीज पढ़ी थी, बीच में एक टॉपिक आ गया था, वो टॉपिक ये था कि क्या केवल वॉर के थ्रू या टेरिटरीज के एक्सपेंशन के थ्रू ही नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है या इसके अलावा भी कोई तरीके हैं। तो हमने वहीं पर पढ़ा रोमांटिसिज्म का आइडिया, रोमानीवाद का आइडिया, जिसमें हम लोगों ने इमोशनल फीलिंग्स को, कल्चर को, आर्ट को, इन सारी चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी रादर देन किसके? जो भी वॉर्स हो रही थी या टेरिटरीज एक्सपेंशन हो रहा था। जो रोमांटिसिज्म के पोएट थे, जो जितने भी आर्टिस्ट थे, उनका कहना ये था कि इसके थ्रू ज्यादा इस फीलिंग को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है कि जब हम ये मान के चले, ये क्रिएट करके चले कि हमारा कॉमन कल्चरल पास्ट है, हमारा कॉमन हेरिटेज है, तो उससे जो नेशन यूनिटी, उससे जो नेशन स्टेट फॉर्म होंगे ना, उसकी यूनिटी को कोई भी नहीं हिला सकता। इसमें हम लोगों ने काफी सारे नाम पढ़े थे, जैसे कैरोल कुरपिंस्की का नाम हम लोगों ने पढ़ा था, जर्मन फिलोसोफर योहान गॉटफ्रीड हर्डर का नाम इसमें हम लोगों ने पढ़ा था। तो उनके बारे में जो है आप लिखकर इसको बहुत अच्छे से जो है टॉपिक को एक्सपैंड करके अपने एग्जाम में लिख सकते हो। तो हमने यहां तक जो है वो सारी चीजें क्लियर की थी। आई होप आपको बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आ गया होगा। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा रहने वाला है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। देखिए, प्रीवियस टॉपिक हम लोगों ने जो लास्ट खत्म किया था वो लैंग्वेज के साथ खत्म किया था कि लैंग्वेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी नेशन बिल्डिंग की फॉर्मेशन में। ठीक है ना, आप अगर किसी के ऊपर अपनी कोई भाषा थोपोगे, इंपोज करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जनता जो है उस चीज को अपोज करेगी और रिवोल्ट में उतर के आएगी। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि रिवोल्ट का मौसम चल रहा है, मतलब रिवोल्ट पे रिवोल्ट हो रहे हैं, कहीं जुलाई रिवोल्ट हो रहा है, कहीं कोई रिवोल्ट हो रहा है, तो मतलब जगह जगह सारे रिवोल्ट जो है वो भड़क रहे हैं। अब उसी में जो है हम लोग देखने वाले हैं कुछ और रिवोल्ट्स के बारे में जो कि पुअर्स ने किए। ठीक है ना, यहां पर आप दो तरीके के रिवोल्ट्स पढ़ोगे, एक रिवोल्ट बाय पुअर एंड एक रिवोल्यूशन बाय लिबरलिज्म, जो कि आपका आगे का टॉपिक रहेगा। तो दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग यहां से शुरू करने वाले हैं हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। देखिए, आप इस चीज को मानते होंगे कि समाज में दो तरीके के वर्ग होते हैं। एक वो वर्ग जिसे समाज में क्या चल रहा है, समाज का उच्च वर्ग क्या कर रहा है, उसे उस चीज से कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब किस चीज से है कि मेरा परिवार भूखा ना रहे, मुझे आज इतना पैसा मिल जाए कि मैं अपने परिवार का और अपना पेट भर सकूं, बस एक दिन का जो प्लानिंग होती है ना वो उसके दिमाग में होती है। बाकी देश में क्या चल रहा है उससे उतना मतलब नहीं है, अपना पेट उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहीं दूसरी तरफ समाज का एक और वर्ग होता है। वो वर्ग कैसा है कि वो अपनी बुनियादी जरूरतों को फुलफिल कर सकता है, उसके पास उतने रिसोर्सेज हैं। लेकिन जब वो वर्ग रिवोल्ट करता है ना, तो उसका रिवोल्ट करने का रीजन होता है उसकी सोच, उसकी आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी को वो मान के चल रहे हैं, और उस चीज को देख के वो लोग क्या करते हैं? रिवोल्ट करते हैं। लेकिन हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं, जो पुअर का रिवोल्ट है, पुअर पीजेंट्स का रिवोल्ट है, उसकी क्या कारण रहे,
मतलब किन सराउंडिंग्स के चलते उन लोगों ने इतने बड़े रिवोल्ट को जन्म दिया और इस रिवोल्ट से आखिर हुआ क्या, वो सारी चीज़ें हम लोग जो है इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए 1830 का टाइम, 1830 के टाइम यूरोप में जो है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप हुई, मतलब इकोनॉमिक हार्डशिप का साल मान के चलिए इसे आप लोग, और यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिक्कतें कैसी दिक्कतें थी, देखिए फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ है, यानी कि फर्स्ट हाफ आप मान के चलिए, आपको सेंचुरीज का मतलब पता होगा आई थिंक। तो देखिए 19th सेंचुरी की बात की गई है, तो यानी कि 1801 से लेकर 1900, ये कौन सी सेंचुरी हो गई, ये 19th सेंचुरी हो गई। अब इसका फर्स्ट हाफ क्या होगा, 1801 से लेकर 1850 तक का टाइम पीरियड, ठीक है। लमसम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हमारी मेन हेडिंग है 1830 से लेकर 1848, यही रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड हम लोग पढ़ रहे हैं ना। हाँ, तो इसका जो फर्स्ट हाफ था 1801 से 1850 तक यूरोप में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन राइज की, पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट हम लोग को देखने को मिला। और वो क्यों था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी, जिस वजह से डेथ रेट जो है वो कम हो गई थी। तो जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन में एक अच्छा खासा राइज जो है वो देखने को मिला। लेकिन यहाँ पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी, क्या है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से काम नहीं बढ़ रहा था, लोगों को काम नहीं मिल रहा था। तो जब काम नहीं मिल रहा था तो क्या हो गया, लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला। क्या, अनएम्प्लॉयमेंट। अब किसी भी देश की बर्बादी के लिए इससे दो बड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं हो सकती। अगर किसी देश में पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है, तो ये समझ लीजिए वो देश मतलब एक डिस्ट्रॉय होने की जो राह है उस पर चलना शुरू हो चुका है। तो बस वही सेम चीज़ थी कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी और उसके हिसाब से वर्क नहीं था, तो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को बहुत ज़्यादा मिली। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो लोग, जाहिर सी बात है कि काम की तलाश में जगह जगह घूमना शुरू करते हैं, माइग्रेट करना शुरू करते हैं। तो रूरल एरियाज से क्या होता है, रूरल एरियाज से लोग किस तरफ भागना शुरू करते हैं, अर्बन एरियाज की तरफ लोग भागते हैं, अर्बन एरियाज की तरफ। ये हर जगह होता है, यूरोप की बात नहीं है, हर जगह होता है। इंडिया में भी देख लीजिए कि लोगों को जब किसी एक जगह पे काम नहीं मिलता, गांवों में काम नहीं मिलता है, तो गांव से लोग जो है वो शहरों की तरफ मूव करते हैं। अब शहर में ऐसा तो है नहीं कि जो काम वाले हैं, जो कंपनीज हैं, वो हाथ जोड़ के बैठी हैं कि आप लोग आइए और हमारे यहाँ पर काम कीजिए। अब इतनी आसानी से काम मिल जाए तो फिर बात ही क्या है, ऐसा तो नहीं है। तो जब ये लोग काम की तलाश में रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में जाते हैं, तो वहाँ पर ओवर क्राउडेड स्लम्स जो है वो बनने लग जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में आप लोगों ने मुंबई है, दिल्ली है, वहाँ पर आप लोगों ने बड़े बड़े स्लम्स जो है देखने को मिले होंगे। और यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा स्लम अगर वर्ल्ड का मान के चलते हैं जैसे, वो भी जो है एक बहुत बड़े शहर में है, जो कि जिसका नाम ज़रा मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सा है सबसे बड़ा स्लम और कौन से शहर में है, क्या नाम है उसका, ठीक है ना। तो देखिए जब लोग माइग्रेट होते हैं काम की तलाश में, तो अर्बन एरियाज में क्या होता है, ओवर क्राउडेड स्लम बन जाते हैं। और ये स्लम ऐसे एरियाज हो जाते हैं जहां पर लोगों की बुनियादी ज़रूरतें भी ध्यान में रखनी नहीं होती हैं। लोगों के पास काम नहीं है, खाली दिमाग शैतान का घर, और लोगों ने फिर क्राइम की राह पर चलना लोग शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको वो भी बहुत चीज़ देखने को मिलेगी। ओवर क्राउडेड स्लम में लोगों को गलत आदतों में आप लोगों ने लगते हुए देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यूरोप में भी हो रही थी, ठीक है। अब इसके अलावा लोग यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या, गरीबी में आटा गीला हो रहा है और ज़्यादा गीला हो रहा है। क्यों भाई, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, काम मिल नहीं रहा, माइग्रेट लोग कर रहे हैं, माइग्रेशन की वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था, मान के चलिए देखिए ये यूरोप है, ठीक है। अब यूरोप के जो वेस्टर्न वाला ये जो पार्ट था, वेस्टर्न वाला पार्ट, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो देखने को मिल रहा था। हमने देखा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुई थी, है कि नहीं। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोग को देखने को मिल रहा था वेस्टर्न पार्ट में, और वही सबसे पहले ये आया था। अब सबसे पहले की भी मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर जो आइलैंड या पर ये यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पर इंग्लैंड में जो है सबसे पहले हम लोग को इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला। और यहाँ पर जो मशीनरी काम कर रही थी, जो उसका डेवलपमेंट था, वो बाकी के यूरोप की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा था।
तो जो यहाँ पर मशीन गुड्स बन रहे थे, मशीन मेड गुड्स बन रहे थे, उससे बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन जो है वो बाकी के यूरोप को फेस करना पड़ रहा था। अब लोगों का काम क्या होता था, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो टेक्सटाइल वाला जो डिपार्टमेंट है, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो घर में छोटे छोटे प्रोड्यूसर होते हैं जो इस चीज़ का काम करते हैं, कताई का, बुनाई का, रंगाई का, कपड़ों को रंगना, ये सारे काम जो है वो लोग छोटे मोटे घर में भी अपने शुरू कर देते थे और घर में भी कर लेते थे। लेकिन जब मशीन्स आ गई और मशीन के थ्रू ये सारे काम होने लगे तो वो सारे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको बहुत ज़्यादा स्टिफ कॉम्पिटिशन जो है वो फेस करना पड़ा, क्योंकि जो मशीन मेड गुड था, एक तो वो जल्दी बन के तैयार हो रहा था, ह्यूमन उसमें ज़्यादा लग नहीं रहे थे तो वो जल्दी बन के तैयार हो रहा था, और दूसरी चीज़ वो काफ़ी ज़्यादा चीप रेट में बन रहा था, और जो ह्यूमन तैयार कर रहे थे, ह्यूमन मेड गुड था, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था। अब आप खुद सोचिए कि एक चीज़ आप लोगों को 5 रुपये में मिल रही है और एक चीज़ आप लोगों को 20 रुपये में मिल रही है, तो आप कौन सी चीज़ खरीदना प्रेफर करोगे? वो 5 रुपये वाली चीज़ ही खरीदोगे ना। तो वही सेम चीज़ थी कि प्रोड्यूसर्स को जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा था। बाकी का यूरोप भी जो है इंपोर्ट कर रहा था मशीन गुड्स को पूरे इंग्लैंड से, जिस वजह से वो प्रोड्यूसर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अब देखो, मतलब एक तो पहले से ही काम नहीं मिल रहा था, जो छोटे मोटे खुद घर में चला रखे थे उन पर भी जो है सब पानी फेर दिया, सब काम तमाम हो गया। तो इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना, और इसे डबल आटा गीला होना कहते हैं कि मतलब और भी ज़्यादा पानी डाल के आपने आटे को गीला कर दिया। ठीक है, अब देखिए कि यूरोप का ये वेस्टर्न वाला पार्ट जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, जहाँ पर मशीन मेड गुड्स बन रहे थे, मशीनरी डेवलप हो रही थी, वहीं हम लोगों ने बात की थी कि ईस्टर्न यूरोप वाला जो पार्ट है वहाँ पर अभी भी एरिस्टोक्रेसी जो है वो क्या थी, पावर में थी। क्या थी? एरिस्टोक्रेसी जो है पावर में थी। हालांकि जो नेपोलियन का टाइम था वहां पर इसकी पावर काफी ज्यादा कम हो गई थी, बट 1815 में नेपोलियन हार गया था, ये हमने देख लिया, और जो कंजर्वेटिव्स थे वो दोबारा से आ गए थे, तो दोबारा से एरिस्टोक्रेसी जो है वो पावर में आ गई थी। तो एरिस्टोक्रेसी का हमने देखा था कि ईस्टर्न यूरोप में क्या था, बड़े बड़े स्टेट्स थे, ध्यान है कि नहीं ध्यान है, मैंने पढ़ाया था, ये चीज बताई थी आप लोगों को, बड़े बड़े एस्टेट्स थे, और इन बड़े बड़े एस्टेट्स में क्या थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे। ठीक है ना, फ्यूडल लॉर्ड्स थे जो कि क्या करते थे, जबरदस्ती लोगों से काम करवाते थे, सर्वडॉम होता था, भूदासत्व होता था, तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पर होती थी। अब जो है यहाँ पर किसी साल जो है वो फसल खराब हो गई, बैड हार्वेस्ट हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, बैड हार्वेस्ट हो गया। अब इसी बैड हार्वेस्ट की वजह से जब फसल नहीं हुई तो ऑब्वियस सी बात है कि जितनी फसल है उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, तो फूड की शॉर्टेज हो गई और उसके प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो गए। लोग इतने कैपेबल नहीं हुए कि उन सब चीज़ों को खरीद सके और अपने घर का पेट भर सके, और उनमें से ही एक साल जो देखने को मिलता है वो है हमारा 1848 का टाइम पीरियड। क्या? 1848 का टाइम पीरियड। 1848 में हुआ क्या कि जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है, जो वहाँ पर फ्यूडल लॉर्ड्स बिठाए हुए थे उन्होंने, और जो फ्यूडलिज्म चल रहा था, जो सेल्फडॉम चल रहा था, इसके अलावा दूसरी तरफ पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, लोग माइग्रेट कर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट था, फूड की शॉर्टेज हुई, प्राइसेस हाई हुए, इन सब की वजह से जब लोगों को एक लिमिट ऊपर हो गई बर्दाश्त करने की कि हाँ अब बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत बर्दाश्त कर लिया, तो वो सारे लोग जो है सड़कों पर उतर के आ गए। 1789 में भी यही हुआ था, लोग परेशान हुए थे, और परेशान होने के बाद कि हाँ अब लिमिट की बर्दाश्त हो चुकी है, मतलब अब बर्दाश्त करने की लिमिट हो चुकी है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वो सड़कों पर उतर आए। वही सेम चीज़ 1848 में हमें देखने को मिली, और 1848 में हुआ क्या कि जो फूड शॉर्टेज और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड। लोग रोड पे आ गए। रोड पे क्या करने आए? रिवोल्ट करने आए। लोग जो है विद्रोह करने लगे। और विद्रोह किसके खिलाफ कर रहे थे? भाई जब आपको परेशानी है, आप जिस जगह रह रहे हो, जिस देश में रह रहे हो, उस जगह के लीडर को ही पकड़ोगे ना, और किसको पकड़ोगे? जो उस शासन को चला रहा है, जो देश को लीड कर रहा है, आप उसी के कॉलर पकड़ने जाओगे कि भैया हमें इतनी परेशानी क्यों हो रही है, और जब हो रही है आपको पता है तो आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी लोगों ने की। उस टाइम पर कौन चला रहा था? जो हेड था वो लुई फिलिप थे। हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में काम कर रहे थे, लेकिन लीडर तो वही थे ना। तो लोगों ने उन्हें पकड़ना शुरू करा कि अब आप बताओ कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो लुई फिलिप ने क्या किया? लुई फिलिप सोच रहे कि भाई मेरे जो पूर्वज थे वो तो लड़ लिए,
और उनका काम तमाम हो गया, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो चला भाग रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं। तो वही सेम चीज लुई फिलिप ने की, वो तो गए भाग लिए, टाटा बाय बाय हो गए। उन्होंने देखा कि अब जनता से बचना मुश्किल है, तो इससे बेटर तो ये है, लड़ना वड़ना मुझे है नहीं, तो मैं भाग लेता हूं। तो वो लुई फिलिप जो है वहां से भाग गए। हुआ क्या उसके बाद, लुई फिलिप भाग गए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। अब एक नया सिस्टम जो है वो बनने की राह पर यूरोप जो है वो बढ़ रहा था। और वो नया सिस्टम क्या बना, नेशनल असेंबली जो है पहले भी थी नेशनल असेंबली, तो वो नेशनल असेंबली का हेड जो है वो उस टाइम लुई फिलिप को बना के एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया और उसके अंडर वो काम कर रहा था। लेकिन अब क्या किया गया, इसको पूरी तरीके से रिपब्लिक कर दिया गया। क्या कर दिया गया, रिपब्लिक, यानी कि अब जो हेड बनेगा वो क्या होगा, वो इलेक्टेड होगा, इलेक्टेड बाय द पीपल। लोग जो है उसे इलेक्ट करेंगे और वो जो है क्या करेगा, पूरे एक देश का शासन चलाएगा। तो वो नेशनल असेंबली को पूरी तरीके से रिपब्लिक बना दिया गया। किसके साथ, बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, किसके साथ, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल मेल्स अबव 21, यानी कि मेल सफरेज क्या है, मेल्स को जो है, अभी तक क्या था, एक्टिव पैसिव वाला चल रहा था कि जिनके पास प्रॉपर्टी है वही लोग क्या है वोट दे सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, यहां पर क्या किया इन लोगों ने, 21 से अबव जितने भी मेल्स हैं, प्रॉपर्टी जितना थे वो सारे सिस्टम हटा दिए, मेल है जितने 21 से अबव एज के, उन सभी को जो है क्या दिया गया, वोटिंग राइट दे दिया गया। वुमेन्स को अभी भी नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ मेल्स को दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा क्या दिया गया, नेशनल असेंबली ने वादा किया कि हम लोग जो है आपको राइट टू वर्क देंगे, हम आपके लिए काम की संभावनाएं जो है खोलेंगे और सभी को जो है वो काम दिया जाएगा, यानी कि गारंटीड राइट टू वर्क जो है वो सभी को प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्लियर है, यहां तक सारी बात समझ में आ गई। यहाँ के जो पीजेंट्स थे, जो पुअर थे, उन लोगों ने रिवोल्ट क्यों किया, उन्हें कोई मतलब नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही है, नो, उन्हें क्या मतलब था कि भाई ये जो उनके सराउंडिंग्स में जो सिचुएशंस क्रिएट हो गई ना, कि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, उनको काम भी नहीं मिल रहा है, फसलें खराब हो चुकी है, फूड की शॉर्टेज हो चुकी है, जो फूड बचा है उसकी प्राइसेस जो है वो आसमान को छू रही है। तो जाहिर सी बात है कि अब इसके बाद जो है अब उन्हें सड़कों पर उतरना था, क्योंकि अब उनके पास उनका पेट भरने का भी कोई जरिया नहीं बचा था। तो यहां पर जो लोगों ने रिवोल्ट किया वो किससे किया, हंगर से किया। हंगर, हार्डशिप, जो उन्हें कठिनाइयां फेस करनी पड़ रही थी, और इसके चलते उन लोगों ने क्या देखा, इसके चलते उन लोगों ने क्या किया, पॉपुलर रिवोल्ट किया। समझ में आ गई हेडिंग, हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग देख लेते हैं 1848 में जो लिबरल्स थे उन्होंने किस तरीके का एक रिवोल्ट किया, उनका रिवोल्यूशन क्या कहता है, वो सारी चीजों पर भी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। चलिए